हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो आज मैं करने वाला हूँ एपिसोड 3 ऑपरेशन एमबीबीएस सीज़न 2 का रिव्यू। रिएक्शन वीडियो होगा उसके ऊपर, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखते रहिए मेरे साथ, आगे चलते हैं। People have landed up over here. They are hoping that they will be able to board a bus in the neighboring Ghaziabad and which will take them to the place closest to their home. केसेस और बढ़ेंगे। British government has decided to अपने डिस्ट्रिक्ट में कितने एक्सपेक्टेड है? एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, बट डेफिनेटली बढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। पीपी किट्स के ऑर्डर कब तक एक्सपेक्टेड है? वी आर ऑन आवर लास्ट बैच। मैं बात करती हूँ। ओके मैम। शांति रखो, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ऐसे बात नहीं हो जाइए, शांत हो जाइए। आप डॉक्टर हैं यहाँ पे? जी मैं डॉक्टर। हमें अंदर आने दो। हम कब से खड़े हैं यहाँ पे, आप समझ नहीं रहे? इतनी धूप में कब से इतनी मौत खा जाएंगे हम? क्यों नहीं समझ रहे हैं? नहीं तो मतलब क्या, हम अंदर आने दो यार। शांत हो। व्हाट नॉनसेंस। क्या कर रहे हो आप? डॉक्टर, ये जो वायलेंस है डॉक्टर का अगेंस्ट, मतलब बहुत सही तरीके से दिखाया गया है यहाँ पे। ये तो एक सिनेरियो है जहाँ पे आप लोग ये मतलब देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कुछ लोग का मास्क है, कुछ लोग का मास्क नहीं है। हर किसी का अलग अलग सा डिमांड है, हर किसी का अलग अलग सा प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन हम लोग डॉक्टर्स जो हैं, आप रेसिडेंट बोलिए, कंसल्टेंट बोलिए, कोई भी डॉक्टर, नॉट ओनली डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ या तो मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं, हम बैकग्राउंड हमारा हालत क्या है, क्या हम दिखाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता चलता है। तो ऐसा है कि सबको अपना ही वो प्रायोरिटीज़ को देखना है, उसके हिसाब से बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं कभी लोग, कभी पता नहीं, बहुत लोग तरह तरह का बातें सोचते हैं जो बहुत ही गलत है। स्प्रे दीजिए, पहुंच दीजिए। वो क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ, हम आपकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारा इंसल्ट करेंगे तो आप लोगों की तबीयत ठीक होने वाली नहीं है, समझे? पर मैम हम कब से खड़े हैं? समझे? मॅडम, वाटलं तर आम्हाला परत पाठवा, पण माझ्या मुलाला ना ऍडमिट करून घ्या. खूप आजारी होतो, माझा एकुलता एक पोरगा आहे हो. ठीक है डॉक्टर, इसे बेड नंबर 20 में एडमिट कीजिए। ओके? मैडम, एमएलए ने अपने फैमिली के लिए बेड रिजर्व किया है। ये हॉस्पिटल है, होटल नहीं है। सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को कॉरिडोर में शिफ्ट कीजिए। फास्ट ट्रैक द एक्सपेंशन ऑफ आईसीयू, ओके? और क्रिटिकली इल पेशेंट्स को वहाँ पे शिफ्ट कीजिए। ओके। हाँ? Am I clear? यस मैम। यहाँ पे जो बोला है कि एमएलए ने बोला है उसके लिए कि देखिए, एक डॉक्टर के हिसाब से आप कोई भी हॉस्पिटल में, कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, डॉक्टर्स का प्रायोरिटी ऐसे रहते हैं, जो पेशेंट जो है हम उसको बोलते हैं कि प्रायोरिटी के हिसाब से, मतलब कौन सा पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल है उसके हिसाब से हम बोलते हैं कौन सा पेशेंट आईसीयू में जाएगा, कौन सा पेशेंट हाई डिपेंडेंसी में जाएगा, कौन सा पेशेंट वार्ड में जाएगा, कौन सा पेशेंट को अभी शिफ्ट करना है, अभी शिफ्ट करना है, कौन सा पेशेंट को हम थोड़ी देर इंतज़ार करके भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग ये समझते नहीं है। लेकिन ये बात इसलिए आता है कि हर कोई जो है ये चाहते हैं कि अपना पेशेंट जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो जाए बेड में, लेकिन वो लोग दूसरे पेशेंट के बारे में भी नहीं सोचते। डॉक्टर्स का तो दूर की बात है ना? तो बात ऐसा है कि जो पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल है, नंबर एक। दूसरा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा पेशेंट को आईसीयू में या तो शिफ्ट करने में और मेडिकल केयर अर्जेंटली देने में वो पेशेंट रिकवर हो सकते हैं। अगर कोई पेशेंट आते हैं जो बहुत ही एंड स्टेज कंडीशन में है, बहुत ही हालत ख़राब है, जिसको हम रिवाइव नहीं कर सकते, और उसके बगल में ऐसा एक पेशेंट है जिसका कंडीशन भी क्रिटिकल है लेकिन जिसको हम रिवाइव कर सकते हैं, तो प्रायोरिटी दूसरा पेशेंट को जाएगा, ना कि फर्स्ट पेशेंट को। तो प्रॉब्लम बहुत बार ऐसा आता है कि जो पेशेंट पार्टी है फर्स्ट पेशेंट का, वो लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर जो हैं वो पैसा खा लिए हैं या तो कुछ दूसरा मामला है उसके पीछे, इसलिए बेड नहीं मिल रहा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। उसको हम रुकते हैं, बोलते हैं कि प्रोग्नोसिस, जिसका कंडीशन हम बचा सकते हैं इमरजेंसी इंटरवेंशन करके। तो ये बेसिक जो है वो रिलेटेड है। ये इंडिया में नहीं, हर जगह में सेम है। ताई, तुम्ही काळजी करू नका। हां, तुमच्या मुलाला आम्ही चांगली ट्रीटमेंट देणार आणि तुम्हाला दोघांना। धन्यवाद. ओके? शांत रहिए आप लोग, सब लोग एक एक करके अंदर आइए। सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिए, मास्क पहनिए आप। एक एक करके सिक्योरिटी, एक एक करके अंदर। रुकिए आप, रुकिए, हाथ सैनिटाइज कीजिए। हम आ चुके हैं आनंदीबाई जोशी हॉस्पिटल के बाहर, जहां से हमें एक सनसनीखेज क्लिप हाथ आई है जो आपके होश उड़ा सकती है। ये देखिए किस तरह हमारे देश में कोरोना ग्रस्त पेशेंट को हॉस्पिटल में कॉरिडोर्स में सुलाया जा रहा है, जमीन पर। कितना इनसेंसिटिव है हॉस्पिटल प्रशासन। क्या ऐसे लड़ेंगे हम कोरोना जैसी महामारी से?
क्या हॉस्पिटल प्रशासन का ये बर्ताव सही है? क्या डॉक्टर्स को वॉरियर्स कहना सही है? हमें अपने विचार जल्द ही ट्वीट कीजिए। रियलिटी है भाई, वॉरियर्स नॉट सो वॉरियर भी। रियलिटी ऑफ मीडिया आई मीन। कैमरामैन निशांत के साथ मैं नेहा अरोरा, NTV। एक्सपीरियंस द ट्रुथ फर्स्ट। यस हाँ ये जो दिखाया है वो मीडिया जो है ऐसा ही दिखाता है। मतलब एक देखिए, एक हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल बहुत चीज़ों से बनते हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट अगर लेटा हुआ है तो उसका मतलब बेसिक प्रॉब्लम क्या है? हॉस्पिटल में अंदर बेड खाली है और पेशेंट लेटा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल में बेड का शॉर्टेज है या तो पेशेंट बहुत ज़्यादा है। बेसिकली जो सप्लाई और डिमांड का जो एक रेशियो है वो फिल नहीं हो रहा है, वो मतलब फुलफिल नहीं हो रहा है। इसलिए जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है पेशेंट एडमिशन का, पेशेंट ट्रीटमेंट का, जहाँ पे सप्लाई इतना अच्छा नहीं है। तो इंडिया में जहाँ पे इतना सारे लोग हैं, पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, पहले तो बहुत आ रहे थे उस टाइम पे, जहाँ पे हॉस्पिटल्स कम है, ट्रीटमेंट केयर सेंटर कम है, यहाँ पे बेड जितना है वो बहुत ही लिमिटेड है। इस हालत में अगर मीडिया वो ही दिखाते हैं कि इट इज़ ओनली द फॉल्ट ऑफ हॉस्पिटल अथॉरिटी, तो ये तो गलत बात है भाई, है ना। क्योंकि एक हॉस्पिटल जो नॉर्मल कंडीशन के लिए मतलब वो फैसिलिटी अगर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा केसेस हो गए वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा एक पेंडेमिक कंडीशन में वो सब एक साथ मिलकर काम करना है। इट इज़ नॉट ओनली द हॉस्पिटल और द गवर्नमेंट सेक्टर्स और द प्राइवेट सेक्टर्स, मतलब वही लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, तो सब लोग मिल के एक साथ काम करना है। तो ऐसा ही फोकस करके डॉक्टर्स या तो हॉस्पिटल को ब्लेम करना ये अच्छी बात नहीं है। खबरदार, एक शब्द आगे मत पढ़ना, इस साल एग्जाम नहीं होंगे। व्हाट? क्या बक रहा है? वायरस चारू, चाइना ने नया वायरस निकाला है, पूरा शहर बंद हो गया। वुहान नाम है वायरस का। शहर का। तो चारू, वायरस ना प्यार की तरह होता है। ये धर्म, जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब कुछ नहीं देखता। एक बार होता है तो होते चले जाता है। कुछ भी। 2 साल पहले डॉक्टर पाटोले को एग्जाम्स के बीच में हार्ट अटैक आया था, पर फिर भी हमसे एग्जाम लिखवाया ना। नहीं, उन्हें गैस थी एक्चुअली। केसी भाई चाइना का माल है, 2 दिन भी नहीं टिकेगा। आप प्लीज भगवान के लिए पढ़ लो। पढ़ लेना केसी, मार्किंग्स चारू मैम से ले लेना। भाई ये बात तो सही कि कोरोना जब आया था, कोरोना आने से पहले चाइना से कोई मतलब इसका ओरिजिन था, सबको पता था, लेकिन कोई इसको सीरियसली नहीं ले रहा था। चाइना का माल है अल्टीमेटली। ले लो मार्किंग। एग्जाम्स आ रहे हैं। How are you feeling? Great. You know that day Sakshi was ordering gulab jamuns for herself and she asked me how many I wanted. I said The way she's looking at him. 4. And nowadays I'm calling Ammi so often that she gets irritated by my calls. And Charu's existence, it doesn't bother me anymore. Isn't it great? That's great. That's great. I really like the progress you've made. And I really like you. निकल गया सच। उमा, बंदा फंसा। ये क्या बोल दिया मैंने? डॉक्टर यश, मैं साक्षी। साक्षी, उमा's friend. Yes. Is she fine? ओके, ठीक है। Okay. So how can I help you? डॉक्टर यश, मुझे आपसे कुछ चेक करना था। Tell me. अगर किसी डॉक्टर से मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ हो तो फिर क्या कर सकते हैं? किस तरह का नेग्लिजेंस? प्रिस्क्रिप्शन गलत लिखी है। ओके, किसके साथ हुआ है? नागपुर में मेरे काका हैं,
क्या कर सकते साइकियाट्रिस्ट को क्यों पूछ रहे हैं भाई, है ना? हैं? ओके, नागपुर राइट? सो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में कंप्लेन कर सकते हो या पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हो। फिर डॉक्टर्स की पैनल केस इन्वेस्टिगेट करेगी और अपना डिसीजन देगी। तो ये फाइनल डिसीजन है? कोर्ट में भी अपील कर सकते हो। मतलब फिर हो जाएगा? प्रोसीजर तो यही है। ओके, थैंक यू सर। साक्षी, आई एम श्योर यू नो व्हाट यू आर डूइंग, बट एक बार कोई भी एक्शन लेने से पहले सोच लेना। किसी भी डॉक्टर पे मेडिकल नेग्लिजेंस का केस करना बहुत बड़ी बात होती है। आई मीन, आई नो यू वांट जस्टिस, बट देयर आर सो मेनी फैक्टर्स टू कंसिडर, राइट? सर, आई जस्ट मेंट डोंट रश इनटू थिंग्स, बी केयरफुल। मुझे लगता है कि ये जो मेडिकल नेग्लिजेंस कैसे वाला सिचुएशन है ना, आप कोई भी इंजाम लगाने से पहले ना मतलब 2 बार सोचिए, 3 बार सोचिए कि आप जानने का कोशिश करिए कि उसके पीछे कारण क्या था, एग्जैक्टली उसका कारण क्या था, किस आदमी से, किस जो फैकल्टी से ये गलती जो एग्जैक्टली हुआ है, ये सीनियरिटी लेवल में किसी से हुआ है या तो इसने किसी दूसरे को काम दिया था, मतलब कोई दूसरा सिचुएशन उसमें था जिसकी वजह से हुआ है। क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस का केस जब होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका डॉक्टर्स का ज़िंदगी करियर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स का भी एक साइड होते हैं कि वैलिड पॉइंट शो करने का। ये अगर कोई मेडिकल प्रोफेशन में है, मेडिकल स्टूडेंट्स है या तो मेडिकल मतलब डॉक्टर्स हैं, तो उसको पहले थोड़ा समझना चाहिए कि इज़ इट रियली रिक्वायर्ड टू फाइल द केस लाइक दिस, और we can take some time, we can investigate into it, or we can find the exact cause why this particular thing happened. Okay? तुम टेंशन काहे ले रही हो यार? उसे पता भी नहीं होगा। लड़के ना ऐसे मामलों में थोड़ा स्लो होते हैं। बात तो सही है भाई, बहुत शार्प है। पसंद तो आया लड़का बहुत इसको। He's very perceptive. Hi. Listen, whatever happened भाई हकला क्यों रहा है? सिंस रमेश जी ने डिसाइड किया है कि वो लीगल एक्शन लेंगे ओवर द alleged नेग्लिजेंस, मैंने हमारे लॉयर मिस्टर कदम से बात की है। आई नो तुम भी इन्वॉल्व होगी इस केस में, तो वो तुम्हारे टच में रहेंगे। बट आई थिंक तुम ये डिसीजन इमोशनली ले रही हो। मैम, तुम्हारा आइडियलिज्म अपनी जगह सही है, पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस रमेश जी को झेलने पड़ेंगे। क्या तुमने उनसे एक बार भी पूछा कि उनके पास फंड्स है कि नहीं केस लड़ने के लिए? वो केस और कैंटीन कैसे संभाले? आपको अपने पेशेंट्स की जान से ज्यादा ना खुद की रेपुटेशन की चिंता है। आई विल अप्लाई डाइटिक मेजर्स for the benefit of the sick according to my ability and judgment. I will save them from harm and injustice. Speech याद है या भूल गए? You're suspended for a week. मैम ऐसे कैसे आप मुझे You question me again and you'll be expelled. I didn't expect this contemptuous behavior from you. Please leave. Leave. ऐसा ही होता है। एज MBBS मेडिकल स्टूडेंट्स, अगर कोई इतना जो कुछ मतलब आवाज़ दिखाए कि उसको ये पसंद नहीं आया, उसको वो पसंद नहीं आया, उसको डीन के खिलाफ, डायरेक्टर के खिलाफ या तो सीनियर मोस्ट अथॉरिटी के खिलाफ आवाज़ उठाना ही है, तो उसका पीछे उसका मतलब बहुत ही एक सॉलिड हाथ होना चाहिए। उसका कारण बहुत ही मतलब उसका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मुझे आई शुड बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे कि इस लड़की के साथ हो रहा है कि लड़की के पास इतना इकोनॉमिकली इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है या तो पॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है जहाँ से लड़की इसको फेस कर सके। इस कंडीशन में बीइंग फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रेज योर वॉइस अनलेस एंटिल एक स्टूडेंट कम्युनिटी या तो स्टूडेंट ग्रुप एक साथ मिल के उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाए। अगर स्टूडेंट ग्रुप एक साथ मिल के उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाते हैं तो बहुत बार ऐसा देखा जाते हैं कि आई मीन विदाउट फाइलिंग द केस इवन
हमको एक सॉल्यूशन मिलता है, लोग सॉरी बोलते हैं आके। लेकिन एक सिंगल मेडिकल स्टूडेंट्स होने के नाते डायरेक्टली जाकर अथॉरिटी के साथ बात करके लीगल केस फाइल करना, ये मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम लोग करते नहीं हैं, अगर कुछ गलती देखे भी तो। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ऑप्शन है, एक उसको फाइल करना चाहिए कि नहीं चाहिए, गलती एग्जैक्टली किसका था, जिसका गलती था क्या उसको पता है कि उसने गलती किया। दूसरा, इस कंडीशन में ओनली अकेला आदमी, अकेला स्टूडेंट जाके केस फाइल करना, इट इज़ ए वेरी वेरी बिग थिंग। उसके लिए रेडी होना चाहिए कि क्योंकि क्या होने वाला है कि उसका जो अभी एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम पे मतलब वही जो केस फाइल होगा, उसका जो फिगर्स हैं वो उसको परेशान करेंगे, उसका रिलेटेड जो एनवायरनमेंट है उसको परेशान करेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स उसके साथ जुड़ जाएंगे। तो इट्स ए वेरी वेरी बिग थिंग टू टेक दैट हार्ड डिसीजन। सो हाँ, ये मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितना आसानी से यहाँ पे दिखाया गया है मेडिकल कॉलेज में, अगर ऐसा होता भी है तो 99% कोई बोलेगा नहीं। तुमने हुमा को देखा क्या? हाँ, हुमा का तो अब तक 2 बार एग्जाम खत्म हो गया हुआ है ना। वो सुबह से रूम में नहीं है और मेरा फोन भी नहीं उठा रही। मैंने ना लाइब्रेरी और टॉयलेट में भी चेक कर लिया। अरे पेंसिल रबर थोड़ी ना जो खो जाएगी, हुमा है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, हम लैब में चेक करके आते हैं, ठीक है? मैं कैंटीन में चेक करके आता हूँ। चलो। उमा, उमा, it's okay. It's okay, I'm here. Tell me what happened. अम्मी को क्या बोलूं? Uma, you're going to be fine. 1st, 4th, 5th. These are just numbers. किसी और का दिया हुआ रैंक कैसे डिसाइड कर सकता है कि तुम किस तरह की डॉक्टर बनोगी? एग्जैक्टली। क्या तुम फर्स्ट आने के लिए BBS में हो? हाँ? तो फिर क्यों हो? जिन लोगों की तुम हेल्प करोगी वो तुम्हारा रैंक नहीं पूछेंगे उमा। बात तो बहुत सही कहा। CPR लेने से पहले उस आदमी ने तुम्हारा रैंक नहीं पूछा। वाह। पेशेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का कॉम्पिटेंस और कंपैशन देखते हैं। एग्जैक्टली। और वो तुमने भर भर के है उमा। Ranks don't decide what... See, I really appreciate the way the dean is, counseling, बातें कर रहे हैं लड़की से। ये मतलब बहुत ही अच्छा चीज़ है। हम हमेशा ये देखने को नहीं मिलता है। या तो मैं ये बोलूँगा कि डीन जाके पर्सनली ऐसा समझाना एग्ज़ाम के टाइम पे और ऐसे बातें बोलना, पहली तो ये है कि ये बातें बहुत MBBS स्टूडेंट्स को इतना सीरियसली पता नहीं है जो ये बातें बोला जा रहा है। What kind of person you are? A person decides what that rank means for him or her. Excellent. जब मुझे अपना सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं मिला तो I was completely devastated. पर I made best of my options. और आज मेरी लाइफ इतनी बुरी नहीं है। आपको पता है कि ये वीडियो जो भी देख रहे हैं या तो कुछ यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे, कुछ डॉक्टर्स होंगे या तो कुछ कॉमन लोग होंगे जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो बात ऐसा है कि हम लोग ना, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि एक सक्सेस के पीछे एक फिगर खड़ा कर देते हैं। अगर तुम फर्स्ट नहीं आए, सेकंड नहीं आए, थर्ड नहीं आ पाए, टॉप नहीं हो पाए, तुम सक्सेसफुल नहीं हो। मैं मानता हूँ कि जब आप 10th में रहते हैं, 12th में रहते हैं, या तो आप बोर्ड एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं, नीट एंट्रेंस जो MBBS के लिए लिख रहे होते हैं, उसमें ये कहीं ना कहीं वो रैंक बहुत मैटर करते हैं। लेकिन जब आप MBBS में हैं, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम्स जो आपका होते हैं, उसमें
कितना स्टूडेंट्स हैं उसके ऊपर बेस करके रैंक दिया जाता है। आप ही मुझे बोलिए, अगर कोई फास्ट होने की जगह 4th होता है एट द लॉन्ग रन, आप इंटर्नशिप में पकड़ लीजिए कि डज इट रियली मैटर कि व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर यू आर? नो, एब्सोल्युटली नो, इट्स अ बिग नो। मैंने ऐसा बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं, फास्ट आ रहे हैं, हर साल फास्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, लेकिन उसका जो क्लिनिकल एप्लीकेशंस है ना, अंडरस्टैंडिंग है ना, घटिया है, मतलब एकदम गंदा। मैंने ऐसा भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो शायद 50th रैंक आता है, 70th रैंक आते हैं, 20th रैंक आते हैं, कितना भी रैंक, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल परवाह नहीं है कि रैंक कितना आता है। कुछ हद तक उसको परवाह है कि ठीक है मेरा जो है पोजीशन है क्लास में ऐसा है, लेकिन उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन एज ए डॉक्टर बहुत ही बढ़िया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एज ए डॉक्टर अल्टीमेटली आपको क्या करना है, जो आपका थियोरेटिकल नॉलेज है उसको क्लिनिकल एप्लीकेशन में लाना है, आपको कोरिलेट करना है सब कुछ। अगर आपने कुछ पढ़ा और उसको पेशेंट के ऊपर अप्लाई ही नहीं कर पाए, जो चीज़ आप एग्ज़ाम पे लिखें 2 पेज 3 पेज का आप फुल मतलब पूरा भर दिए हैं लिख के, 10 मार्क का क्वेश्चन आया, आपको 8 मार्क मिल गया लिख के, लेकिन जो आपने लिखा आपको खुद वो ठीक से समझ नहीं आया, और एक बंदा जो 1 पेज लिखा है शायद उसको 6 ही मिला है 10 में से, लेकिन उसमें हर एक लाइन हर एक वर्ड उसका समझ में आ गया है। जब ऐसा एक पेशेंट आया जिसको ट्रीट करना था, डिसाइड करना था, उसके दिमाग में ऐसा क्लिक हुआ है और वो अप्लाई कर पाया है, दैट मैटर्स एज ए डॉक्टर। ओके, लेकिन रैंक का बात क्यों इम्पोर्टेंट है? रैंक इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप अपना रैंक खुद डालिए, आपको चाहिए क्या, उस हिसाब से आपका गोल क्या है वो सेट करके आप रैंक के पीछे जाइए, ना कि आपको कंपटीशन के पीछे जाना है। ठीक है, अगर आपको मेडिसिन करना है और आपको पीजी जो एंट्रेंस होते हैं उसमें अगर 1000 के अंदर रैंक लाना है तो आपका टारगेट वो होना चाहिए। अगर आपको सर्जरी करना है, आपका मतलब किस रैंक के अंदर कहाँ पे करना है, आपका टारगेट वो होना चाहिए। दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बोला गया है कि अगर किसी को पीजी सीट नहीं मिलता है, ऐसा भी होता है कि कोई हम बहुत टाइम पे जो है फिक्स्ड मेंटालिटी का सोच मतलब रख देते हैं कि अगर मुझे वो नहीं मिला तो आई एम यूजलेस, आई एम होपलेस। ऐसा नहीं होता है, हमको शायद बोला जाता है घर से, सीनियर से या तो टीचर्स से, लेकिन आप अंदर का सुनिए आपको क्या चाहिए होता है। मैंने इसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाया हुआ है कि हाउ टू चूज़ बिटवीन मेडिसिन एंड सर्जरी। जो बात यह है कि आपको आपका दिल का सुनना है और यू शुड बी मोर प्रैक्टिकल। मैम, may I come in? तुम 10 मिनट लेट हो That is and very I've positive. distributed the papers. So no, you may not come in. Dr. Kulkarni, please let us sit for the exam. Yes. Come. यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2 तरह का टीचर है। एक टीचर जिसका दिमाग में एक फिक्स्ड प्रिंसिपल है कि अगर कोई इस टाइम के अंदर नहीं आया तो एग्ज़ाम लिख नहीं सकता, वॉट एवर शी इज़ और ही इज़। तो लोग जब ऐसे मतलब दिमाग में सोचते हैं ना, मुझे अगर ये नहीं मिला तो मैं नहीं करूँगा, अगर वो उसने ऐसा नहीं किया तो मैं ये नहीं करूँगा। अरे भाई, आप रोबोट थोड़ी ना है, आप कंप्यूटर थोड़ी ना है, यू आर ह्यूमन बींग, यू हैव इमोशंस, यू हैव इंटेलिजेंस, थिंक अबाउट इट। करेक्ट। डीन जो आए हैं, डीन मैडम जो आए हैं इधर, वो बोले हैं कि गिव हर ए चांस, शी इज़ ओनली 10 मिनट्स लेट। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक तो आपके पास थोड़ा पॉजिटिविटी है, उम्मीद है कि पता है मुझे अगर 3 घंटे का एग्ज़ाम है, मेरे जो है शायद 10 मिनट नहीं है, 15 मिनट नहीं है, चला गया, सो व्हाट, 2 घंटा 45 मिनट तो हैं लिखने के लिए, जितना हो सके लिख सकते हैं। भी पॉजिटिव ऐसा सिचुएशन में जहाँ पे आप ऐसे एक सिचुएशन में आ जाते हैं, एक टाइम लिमिट है, आप यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट इट, मे बी हाफ एन आवर 1 आवर, आपके पास 2 घंटा है, जहाँ पे बाकी लोगों का शायद आपसे 1 घंटा ज़्यादा है। डोंट बॉदर, डोंट कंपेयर, आपका जो है आपको जितना पता है आप गिव योर बेस्ट, दैट्स ऑल। यार मस्त प्लान बनाया था कि S3 में रिंग डालूंगा, S3 चारू को दूंगा, चारू जब तक S3 पिएगी, जैसे ही वो रिंग देखेगी तो नील डाउन होके आई लव यू बोल दूंगा। फिर क्या यार,
Hi Charu. Hi Casey. Here's a little gift for you. S3 मेरे लिए? How sweet. But मैं तो lactose intolerant हूँ. ये लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्या है यार? हंस रहा है। केसी भाई, सो मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो शुगर होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लैक्टोज। मिल्क में, दूध में लैक्टोज होते हैं। कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं, इसका मतलब है जो लैक्टोज पीते हैं, मतलब जो दूध पीते हैं उसमें जो लैक्टोज है वो हजम नहीं होता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें वो जो पर्टिकुलर एंजाइम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो मैकेनिज्म है लैक्टोज को फर्दर प्रोसेस करने के लिए, वो उनमें ठीक से काम नहीं करता है, तो बदहजमी हो जाता है, बेसिकली इनडाइजेशन हो जाता है, उनको हजम नहीं होता है लैक्टोज का। मतलब दूध का जो मेटाबॉलिज्म है, दूध का जो डाइजेशन है उसमें बहुत ही दिक्कत आता है उन लोगों को। सो बेसिकली दे डोंट ड्रिंक मिल्क। इधर होता है, इधर। सॉरी। सॉरी? प्रोटोकॉल ऐसा है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट हर साइकेट्रिक कंडीशन टू द डीन। डीन को ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर अथॉरिटी को बोलना इंपॉर्टेंट है कि अगर उसका किसी भी स्टूडेंट्स को साइकेट्रिक इवैल्यूएशन या तो ट्रीटमेंट चल रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टूडेंट खुद जाके नहीं बोलते कि मुझे ऐसा हो रहा है, दे हेसिटेट टू टेल अदर्स कि मेरा भी ऐसा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट का कंसल्टेशन ले और साइकेट्रिस्ट की एडवाइस फॉलो करें, बेसिकली आप ट्रीटमेंट में है, तो आप दोस्तों को बोलिए, आपका फैमिली मेम्बर्स को बोलिए। आपका अगर कोई मतलब मेडिकल कॉलेज में आप हैं, इंस्टीट्यूशन में हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन में है, एजुकेशन बोला उसमें है, तो आप हायर अथॉरिटी को, आपका डीन को, आपका हेड को बोलिए, अदरवाइज इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी। ऑब्वियसली मेरे साथ नहीं, आई विल रेकमेंड सम अदर साइकाइट्रिस्ट, बट आई स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू कंटिन्यू विद द ट्रीटमेंट। I think I'm fine. हुमा, you still need help. मैं डॉक्टर परेरा से बात करता हूँ and I'll ask him to suggest someone who's not that good looking and no Shahrukh Khan vibes. Okay? ये मस्त बोला भाई। Good. मैं सही था। Coronavirus in Kerala. One person found having coronavirus. Hey guys, India's first COVID case. It was students who are studying at Wuhan University in China. Now Wuhan, just to give you a perspective. बात ऐसा है कि जब तक ना कोई चीज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं हो जाता है, इस मुकाम पे पहुंच नहीं जाता है कि ये कुछ गलत कर दे सोसाइटी के लिए या तो देश के लिए या तो आपका लोकेलिटी के लिए, तब कोई उसको सीरियसली लेते ही नहीं है, उसकी तरफ देखते ही नहीं है। हर किसी को पता था कि चाइना में ये वायरस है, ये स्प्रेड हो रहा है, लेकिन शायद किसी ने इतना सीरियसली नहीं लिया है। ठीक है, अभी भी ऐसा हो रहे हैं कि हम लोग को पता है शायद सेकंड वेव या थर्ड वेव केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, कि कितने लोग सीरियसली ले रहे हैं उसका बोलिए। अनलेस अनटिल किसी का फैमिली का, किसी का घर का कोई बीमार हो जाए, बीमार पड़ जाए, किसी का कोविड पॉजिटिव आ जाए रिपोर्ट, तब तक कोई ये समझते ही नहीं है बात को। तो ये नॉट ओनली विद द कोविड और एनी पर्टिकुलर वायरस, ये हमेशा होता है, होता रहेगा। जो लोग समझ गए हैं वो लोग के लिए तो अच्छे हैं, जो लोग नहीं समझे हैं उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से ये जो एपिसोड 3 है सीज़न 2 का, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इसमें कुछ कुछ जगहों में मुझे ऐसा लगा जैसे कि टू फाइल द केस अगेंस्ट द डीन पर्टिकुलरली, ये ज़्यादा मतलब ये इतना कॉमन नहीं है, बहुत रेयर है, सब लोग नहीं कर पाते। ओवरऑल ये MBBS लैब के साथ बहुत ही मिलता जुलता है और होपफुली आगे वाला जो एपिसोड आएगा वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो रिएक्शन वीडियोस या तो मेरा रिव्यूज़ आते रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा
कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर पसंद आया तो लाइक करिए ज़रूर, बहुत लोगों के साथ शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, फैमिली के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ऐसा ही इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस में रेगुलरली लाता रहूँगा। आई विल कवर वैराइटीज़ ऑफ टॉपिक्स जहाँ मैं न्यूरो सर्जरी, मेडिकल अवेयरनेस, वेलनेस, मेडिकल कोरिलेशन, रिएक्शन, बहुत तरह तरह का वीडियोस के बारे में मैं बात करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।